कक्षा 9 विज्ञान में हम लोग बल तथा गति के नियम, कक्षा 9 विज्ञान में हम लोग बल तथा गति के नियम अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है क्या? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखिए, ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जैसे आपने अभी देखा, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो संवेग संरक्षण क्या है? यदि दो या दो से अधिक वस्तुएं हो और उन पर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा हो, दो या दो से अधिक वस्तुएं हो और उन पर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा हो, बाह्य बल कार्य न कर रहा हो, यदि दो या दो से अधिक वस्तुएं हो, उन पर अगर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो, तो इन वस्तुओं का जो संयुक्त मतलब आपस में जोड़ जो योग आता है, तो इन वस्तुओं का जो संयुक्त संवेग होगा वह हमेशा एक समान होता है, नियत होता है। तो इसे ही हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आइए संवेग संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि हम करते हैं। संवेग संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि कैसे की जाती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि कैसे होगी? माना दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है, m1 तथा m2 है, वेग क्रमशः u1 तथा u2 वेग से चल रही है। u1 तथा u2 वेग से चल रही है। दोनों वस्तुओं की टक्कर हो जाने पर इनके वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो जाते हैं। तो दो वस्तुएं थी जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, क्रमशः u1 तथा u2 वेग से चल रहे हैं। दोनों वस्तुएं आपस में टकरा जाती हैं, तो टकराने के बाद इनका वेग v1 और v2 हो जाता है। जैसा कि अब देखिए
इतना लिख लेंगे। उसी में आगे दो वस्तुएं हैं। देखिए ये वस्तु हो गई आपकी, मान लीजिए एक वस्तु ए है जिसका द्रव्यमान m1 है। ये दूसरी वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है, मान लीजिए b है। इसका जो वेग है u1 और इसका u2 है। टक्कर के पहले, टक्कर के पहले इन दोनों वस्तु, ये जो दोनों वस्तुएं हैं आपस में टकरा जाती हैं। ये जो m1 और ये m2, ए और बी जो वस्तुएं हैं दोनों आपस में टकरा जाती हैं। तो टकराने के बाद ये दोनों विपरीत दिशाओं में समान बल लगाते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर विपरीत बल लगाती हैं, वो भी समान बल लगाती हैं उस समय तुरंत जब टकराते हैं। तो टकराने के बाद जो आपकी वस्तु है m1 और दूसरी वस्तु है m2, तो इसका जो वेग है ये v1 और इसका वेग v2 हो जाता है टक्कर के बाद। टक्कर के बाद पहली वस्तु का वेग हो जाता है v1 और दूसरी को हो जाता है v2। तो इस तरह से हम अब क्या करेंगे, अब टक्कर के पहले वस्तु ए के लिए टक्कर के पहले संवेग बराबर क्या होगा भैया, m1 u1 टक्कर के बाद संवेग क्या हो जाएगा, m1 v1 अधिकृत संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन p1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। देखिए टक्कर के पहले हम पहली वस्तु ए के लिए हम टक्कर के पहले संवेग निकाल लिए। तो संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो उसका द्रव्यमान m1 था, वेग u1 था, गुणा कर दिए। टक्कर के बाद जो संवेग निकाले हैं वस्तु ए के लिए ही, वस्तु ए का पहले निकाल लेंगे, फिर वस्तु बी का निकालेंगे। टक्कर के पहले भी निकालेंगे और टक्कर के बाद भी निकालेंगे। तो वस्तु ए का टक्कर के बाद जो संवेग है द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान तो m1 ही रहेगा, लेकिन वेग v1 हो गया था तो m1 और v1 का हमने पूरा कर दिया। तो अब हम संवेग परिवर्तन निकालेंगे कि संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। तो हम अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा देंगे। तो देखिए आपका जो अंतिम संवेग है वह है m1 v1 माइनस m1 u1। ये हो गया आपका वस्तु ए के लिए संवेग। ये हो गया वस्तु ए के लिए संवेग। वस्तु ए के लिए जो संवेग है आपका m1 v1 माइनस m1 u1 है, m1 u1 है।
ये वस्तु ए के लिए संवेग, वस्तु ए के लिए संवेग है, इसको आप ध्यान दे लें। वस्तु ए के लिए संवेग, ये वस्तु ए के लिए संवेग है। आइए अब हम वस्तु बी के लिए देखते हैं। वस्तु बी के लिए, वस्तु बी के लिए टक्कर के पहले जो संवेग होगा वो क्या होगा? इसका द्रव्यमान m2 है और वेग u2 है, तो ये हो जाएगा m2u2 टक्कर के पहले। और टक्कर के बाद वस्तु बी के लिए टक्कर के बाद जो संवेग होगा आपका हो जाएगा, द्रव्यमान m2 है और वेग हो गया था v2, तो हो गया m2v2। अब संवेग परिवर्तन, जो संवेग परिवर्तन है, मान लो ये द्वितीय संवेग परिवर्तन है, इसलिए इसको हम P2 लिख लेंगे। तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, तो अंतिम संवेग आपका है m2v2 माइनस m2v2 माइनस m2u2। ये है आपका संवेग परिवर्तन m2v2 माइनस m2u2। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो ये आपने भी निकाला ए और बी का संवेग परिवर्तन, ए और बी का संवेग परिवर्तन आपने निकाला, ए और बी का संवेग परिवर्तन निकाला है। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों, इसका संवेग निकालने, इसका संवेग निकालने, दोनों को जोड़ दें और टक्कर कराने के बाद इसका संवेग निकालने और इसका संवेग निकालने, दोनों को जोड़ दें, तो टक्कर के पहले जितना संवेग था टोटल योग टक्कर के बाद का भी उतना ही होगा। क्योंकि टक्कर जब होगी इसमें से किसी एक वस्तु का वेग घटेगा तो दूसरी वस्तु का वेग बढ़ेगा। अगर दोनों वस्तुएं टकराएंगी तो एक का वेग बढ़ेगा और दूसरी का वेग घटेगा। इसमें से किसी एक वस्तु का वेग बढ़ेगा तो किसी एक का घटेगा, इसलिए क्या होता है कि संवेग बराबर आ जाता है। तो हम लोग इसी की पुष्टि करने जा रहे हैं, यही दिखाने जा रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक वस्तुएं हो और उस पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो इनके निकाय का जो संपूर्ण संवेग होता है, संयुक्त संवेग होता है, वो अचर होता है। अब देखिए न्यूटन के तृतीय नियम से, उसके आगे न्यूटन के तृतीय नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से आपने न्यूटन का तृतीय नियम पढ़ा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर दो वस्तुएं हैं आपस में टकराती हैं तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर उसी समय समान बल और विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। तो इसीलिए न्यूटन के तृतीय नियम से ये जो वस्तुएं हैं एक दूसरे पर विपरीत बल लगाती हैं, समान बल विपरीत दिशाओं में लगाती हैं। इसलिए न्यूटन के तृतीय नियम से ये P1 हो जाएगा -P2। ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे। ये जो संवेग है, संवेग परिवर्तन, यह भी एक प्रकार का बल ही है। तो यहाँ आपका जो संवेग परिवर्तन है बराबर होगा और विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि न्यूटन का तृतीय नियम यही कहता है। इसलिए न्यूटन के तृतीय नियम से हम क्या करेंगे कि एक का जो बल विपरीत दिशा में लग रहा है,
इसलिए उसका संवेग वहां पे माइनस हो जाएगा। इसका आप ध्यान रखिए। ये प्रश्न आपके दिमाग में जरूर उठेगा कि यहाँ से माइनस चिन्ह क्यों आया। तो हम जानते हैं कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार अगर दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर समान बल और विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। इसलिए विपरीत दिशा की स्थिति को दिखाने के लिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया गया है। इसका आप ध्यान रख लीजिए। आगे देखिए P1 का मान आपका आया हुआ है m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर माइनस v2 का मान आया है m2 v2 माइनस m2 u2। ये को ब्रैकेट से आप सॉल्व कीजिए भैया। m1 v1 माइनस m1 u1 माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। ये देखिए आपने अभी ब्रैकेट जब खोला तो क्या हुआ, इतना हुआ। ठीक है, अब देखिए करेंगे क्या यहाँ, जैसे आपका m1 u1 है तो इसको आप इस साइड रखिए, m1 u1 को इस साइड रखिए भैया। उसके बाद यहाँ जो m1 u1 को इस साइड रखिए और यहाँ पर आपको लाना है m1 u1 को इस साइड रखिए और ये जो है m2 u2 को इस साइड ले आइए, m2 u2 को इस साइड ले आइए। जो इसके बाद m1 v1 को दूसरी साइड ले लीजिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। m1 v1 ये इधर था ही माइनस m2 v2। देख लीजिए आप, या आप ये भी कर सकते हैं कि ये माइनस को एक साइड ले जाइए और इसको एक साइड लाइए, कुछ भी करिए उससे कोई मतलब नहीं। ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया ऐसे करने के। अगर ऐसे आपको दिक्कत हो रही हो तो आप यह भी कर सकते हैं, जैसे आपका ये है m1 v1 तो उधर से जो माइनस है इस साइड ले आइए, प्लस हो गया m2 v2, m1 v1 m2 v2। इसके बाद ये जो माइनस है आप उसको उधर ले जाइए, ये हो गया m1 u1 और प्लस ये m2 m1 u1 प्लस m2 u2। ये हो गया आपका। या इसको लिख सकते हैं आप, या उल्टा कर लीजिए, m1 u1 m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपका, चाहे इसको लिखिए चाहे ऊपर वाला लिखिए, ये आपके संवेग संरक्षण के नियम की पुष्टि हो गई। पहली वस्तु उसका प्रारंभिक वेग, दूसरी वस्तु उसका प्रारंभिक वेग, पहली वस्तु प्रारंभिक वेग, दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग, और पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग, दूसरी वस्तु का, पहली वस्तु का अंतिम वेग और दूसरी वस्तु का अंतिम वेग आपस में जोड़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मान बराबर आ रहा है। तो इससे यह पता चलता है
इससे संवेग संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। अर्थात संवेग संरक्षण मतलब कि संवेग अचर है, बस केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित हुआ लेकिन नष्ट नहीं हुआ। इससे यह पता चलता है कि संवेग संरक्षण नियत होता है। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें और इस पर आंकिक प्रश्न भी पूछता है। आपके प्रश्न किताब में आंकिक प्रश्न दिया हुआ है जो पूछता है, इसे आप अच्छे से तैयार करके इसकी सहायता से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।